सही जी अस्सलाम वालेकुम। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। मेरे साथ फराज यूसुफ साहब, मेरे छोटे भाई और पार्टनर। और हमारे साथ मीर बिलाल अहमद साहब हैं, जो बाकू के डाकुओं को मिलने की सादत रखते हैं। और इट वाज अ नैरो एस्केप। हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पाकिस्तान में वापस आए हैं। तो आज इनका सेशन था हमारे साथ। ई कॉमर्स और बाकू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, कुछ हम स्टेप भी ले रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है इनकी सीक्रेट चीज़ है। तो उसमें तो हम बात नहीं करना चाहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। एक तो इनसे क्वालिटी ऑफ सेशन मैं पूछूंगा कि सर कैसी रही आपके अंदर, कोई वैल्यू एडिशन हुई बिलाल भाई? जी, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बहुत वैल्यू एडिशन हुई। जो मैं मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा ही वैल्यू एडिशन हुई। तो जदा वीडियोज़ मैंने देखी और बाकू के डाकू के हवाले से इन्होंने मुझे गाइड किया, इनकी वीडियोज़ ने रादर मुझे गाइड किया और मैं बड़ा नैरो एस्केप हुआ। मैं मुल्तान से ख़ास तौर पे चल के उनके पास गया था, मगर अल्लाह ने कुछ बचाना था और इनकी गाइडेंस थी, इनकी वीडियोज़ की वजह से मैं बच गया, वरना मैं आज अपने पैसे फँसा के बैठा होता। जजाकल्ला खैर सर। भाईजान वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे शागिर्द भी हैं। और आपको मैं भी शायद उनके चैनल पे कहीं नजर आ जाऊं, और मेरे चैनल पे भी वो आपको नजर आए। एक दो बार हम लोगों की आपस में मुलाकात भी हुई। देखिए, मैं दो तीन बातें आप लोगों को बड़ी क्लियरली बताऊंगा। उन्हें मैंने ये कहा, जब वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने कहा जी हम बिजनेस करना चाहता हूँ और मुख्तलिफ जगह पे बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जी आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएंगे तो मैं आपके साथ हूं डॉक्यूमेंट्स देख के, अदरवाइज मैं आपको दोस्त की तौर पे दुआ आपको दूंगा, मैं किसी ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनूं। उसके बाद मैंने बाकू को हमने बड़ी डिटेल के अंदर हमने उसको स्टडी किया। और वहां पर हमने ग्राउंड रियलिटीज चेक की। फराज साहब जो हैं वो तकरीबन वहां पे 6 महीने हमारे लिए यही काम करते रहे, म्यूचुअली हम दोनों के लिए, जीएफ कंसल्टेंट्स के लिए, कि यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, टीआरसी प्रॉपर्टी से लेनी चाहिए, कैश से लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। और उसमें आज हम आपको कंक्लूजन जो कंक्लूड करेंगे, रिजल्ट्स वो देंगे। और उसमें उन साहब से भी इनकी बड़ी मुलाकात रही। इन्होंने वो काला शाह काकू वाले घर भी जाकर देखे हुए हैं, कि जहाँ काला शाह काकू के अंदर लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। देखें सर, ये इनको इनका तरीका वारदात ये है, और वहाँ काफ़ी सारे लोग अजरबैजान में ये काम कर रहे हैं। ज्यादातर लोग वहाँ पे दो तीन किस्म के स्कैम्स हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं एजुकेट कर दूं, आगे आपकी मर्जी, अगर आप उसका शिकार बनना चाहते हैं तो आप बनेंगे। पहला स्कैम उनका है कि स्टूडेंट्स को वो कहते हैं कि जी आप एज अ स्टूडेंट आ जाएं, और फिर आप वीजे शीजे लगवा के यहाँ पे, और फिर आगे आप किसी और मुल्क को निकल जाइएगा फ्यूचर में या ये, और साथ छुप के नौकरी भी करते रहिएगा। भाईजान वहाँ नौकरी का कोई स्कोप नहीं है। वो लोग सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए हुए हैं, उनकी अपनी बिजनेस सेंस नहीं है, इसलिए बिजनेस का स्कोप है। यानी एक आदमी जिसे कारोबार का पता ही नहीं है, तो इसलिए नौकरियां वो करने वाले लोग हैं, पूरा मुल्क नौकरियों का है। तो नौकरियों के लिए उनके पास सरप्लस इंतजाम है, क्योंकि वहाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्री है। तो आपको डबल मास्टर 500 600 में हाथ में मिल जाएगा। यानी जो लोकल सन ऑफ द सॉइल है, जो पढ़ा लिखा है, वो तो आपको 500 600 90 हज़ार 80 हज़ार में वो मिल रहा है। तो आप वहां जाके क्या नौकरी करोगे? लेकिन इसके बावजूद मुझे सड़कों पे भी पाकिस्तानी भाई हमारे मिले, जो कि इस किस्म के गलत इल्जाम लेकर गए हुए थे। उनको बुलाने वाले ये लोग हैं। अच्छा, अब इनका तरीकाकार क्या है, ये मैंने बताया था। ये वारदात पहले शुरू हुई थी टर्की से। टर्की में, और अभी भी आप लोग केयरफुल रहेंगे, दुबई का भी जो लोग जिसके पीछे गोल्डन वीजे के पीछे हैं, उसमें भी अल्टीमेटली यही गेम निकलनी है। आपको वक्त के साथ पता चल जाएगा। टर्की में उन्होंने ये कहा कि जी ये $50,000 या $60,000 या जो भी अमाउंट थी कि जी इतना चाहिए। उन्होंने कहा हर घर की वैल्यू इतनी कर दो। यानी आपका 10,000 का घर है ना, तो 60,000 का बेच दो, पैसे तो टर्की में आ रहे हैं, और ले लो टीआरसी। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने टर्की से ट्रेन किए हुए हैं, टर्की में भी जाते आते रहे हैं। इन्होंने ये वहां से फार्मूला सीखा है कि यार गाँव में ना, मैं लाहौर से मुराद देता हूँ, कालाशाह कागू या मुल्तान से सिर्फ 100 200 किलोमीटर की फासले पर कहीं कोई जंगल है, तो वहां पे आपने एक मकान जो है उसको आपने कह दिया, पैसे दे के, रिश्वत दे के उसकी असेसमेंट करवा ली $60,000 की, और आपको टीआरसी दिलवा दी, आपसे $60,000 ले लिए। अब वो अगले साल अगर वो असेसमेंट में कभी भी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, वो क्योंकि उन्होंने चेक करना, वो साथ मिले हुए होते हैं, तो उन्होंने आपकी वो रिन्यू नहीं कराना। आपके लिए आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
तो हम लोगों को ये बात गाइड करते हैं कि वो सिक्का बंद काम करें, अपने ही बैंक अकाउंट में अपने नाम पे कैश रखें बैंक में, जिसपे 10% आपको प्रॉफिट भी मिलता है। और जो नहीं लेना चाहते प्रॉफिट, वो समझते हैं कि इस्लामी लिहाज से नहीं ठीक, वो ना लें प्रॉफिट। बैंक ने कोई जबरदस्ती तो नहीं कर देनी, खैरात कर दें या उन्हें कहेंगे जी मैं करंट अकाउंट खोलता हूं, मैं नहीं सेविंग अकाउंट खोलता। तो आपके पैसे जब आपके कंट्रोल में होंगे, आप रेंट पर जगह लेंगे, आप उस जगह को देखेंगे, आप इर्द गिर्द प्रॉपर्टी के रेट देखेंगे, रेंटल्स देखेंगे, 2 4 5 6 महीने के बाद आपको समझ आएगी कि शुड यू बाय अ प्रॉपर्टी और नॉट। एज अ बिजनेस कंसल्टेंट तो वैसे भी मैंने घरों से कारोबार बनते नहीं देखे, कारोबारों से घर बनते देखे हैं। अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई बिजनेस, सारे पैसे आप फंसा लेंगे जाके प्रॉपर्टी में, तो आप रोटी कैसे खाएंगे? ये पाकिस्तान में लोग बेवकूफ बनते थे, एक प्लोटिस्तान, मैं कहता था अब प्लॉटों का कब्रिस्तान, पाकिस्तान टू प्लोटिस्तान और प्लोटिस्तान टू प्लॉटों का कब्रिस्तान। वो अब बन चुका है। वजह क्या थी कि एज अ नेशन हम चोर हैं, टैक्स देते नहीं हैं, करप्शन दबाकर है, जो सरकारी एहलकार है वो भी दबाकर पैसा बनाते हैं। तो क्या करते थे, ये मनी हाइड करने के लिए प्लॉट इजी था, कि 8 करोड़ का प्लॉट है, उसकी डीसी वैल्यू 1 करोड़ है, वो भी करा दिया ड्राइवर के नाम, भोबी के नाम, चाची के नाम, बुआ खाला के नाम, और वो करप्शन का पैसा हाइड कर लिया। अब ये कोई हमारा ईमान नहीं जागा, ये हमारा ईमान तो पता नहीं कब जागेगा, ये आईएमएफ का ईमान जागा है। उन्होंने ये कहा है कि भाईजान अपने डॉक्यूमेंट सीधे करो अपने मुल्क को, वरना हमसे कर्जा लेने चौथे दिन मत आ जाओ। तो वो मजबूरन हमें प्रॉपर्टी को भी टैक्स नेट में लाना पड़ा। ठीक है, हम इस दफा भी गए तो हमने सारा उनका जो स्कैम है उसको दोबारा, बाकू के डाकुओं का, वहां पे एक हनीमून होटल भी है, फराज साहब हनीमून होटल खरीदने लगे थे। मैं चाहूंगा, ये खरीदने तो नहीं लगे थे, मैं मजाक कर रहा हूं, मैं चाहूंगा कि वो कहानी फराज सुनाए। सर एक जो है, एक दूर दराज इलाके में एक होटल था, जिसको जिसका नाम हनीमून होटल है। अब उसका नाम वो हनीमून होटल है भी या नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं, वो तो उन्होंने मेरा ख्याल लेकिन रखा हुआ था हनीमून होटल, शायद इतनी एस्थेटिक सेंस तो उसमें हम भी थे, हाँ जी। ब्रिगेडियर साहब भी वहां थे, हम नाम नहीं लेंगे, ब्रिगेडियर तो कोई ब्रिगेडियर भी हो सकता है। अब वो थे, जी ब्रिगेडियर साहब थे और कुछ बंदे थे, यानी हमारे पास गवाह भी हैं इस विजिट के, हमारा बड़ा वीआईपी विजिट अरेंज किया गया हनीमून होटल के लिए। जी बताएं जरा, जी। हनीमून होटल में क्या था वो? तो 25 उस तो टाइम सर में वैसे उधर, 25 सर लोगों की जब बात जब थी। तक हम उधर पहुंचे, सर जब तक हम उधर पहुंचे तो हमें पता चला कि भाई यहाँ हनीमून करने के लिए इंसान तो नहीं आ सकते, हाँ शेर चीते जानवर जरूर आ सकते हैं, क्योंकि ना कोई बिजली का कनेक्शन था, ना कोई पानी का कनेक्शन था, ना कोई ड्रेनेज का कनेक्शन। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो था वो भी जो है, वैसे तो वीडियो में नजर नहीं आता, जाकर देखो तो सब क्रैक्ड था। बाद अज़ां जब हमने अजरबैजान इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट्स को उस जगह की लोकेशन दी और उनसे कहा कि इंक्वायर करें, तो उन्होंने आर्काइव्स में जाके कहा कि ये तो सिर्फ पहाड़ है, और ये बस पहाड़ है, कागजों में ये सिर्फ एक पहाड़ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ अजरबैजान की मलकियत है। और वो अगर असल में वहां वो अगर होटल मौजूद है तो वो जरूर गिरेगा, किसी ना किसी दिन वो जरूर गिरेगा। तो आप ये सोचें कि अगर कोई वो होटल खरीद लेता तो होटल तो गिरता, उसका क्या बनता ये किसी को पता नहीं, ये क्योंकि अगर वीडियो आप किसी ये इलीगल वीडियो ट्रांजैक्शन। भी मौजूद है उनकी साइट पे, अगर आप जाके देखना चाहें तो उस वीडियो को बड़े फखर से उन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है कि ये होटल बराए फरोख्त है, और यकीनन वो किसी ना किसी को बेच दिया होगा उन्होंने अब तक, वो पहाड़ जो है। हम्म। तो सर ये कि वहां जाते ही हम तो जो है पूरी जिंदगी होटल्स और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स और आईटी बिल्डिंग्स बनाते आए, तो हम तो कहते हैं कि जाते ही सबसे पहले चीज हम क्या देखते हैं कि भाई बिजली पानी ड्रेनेज कनेक्शन है कि नहीं। वो उसका मतलब ये होता है कि भाई वो अगर चीज प्रॉपर कागजात उसके बने हुए हैं, अगर वो गवर्नमेंट के कागजों में है, तो वहां पर पानी बिजली और ड्रेनेज गवर्नमेंट की तरफ से अटैच्ड होती है, मीटर लगा होता है। ये सबसे बड़ा हमारा चेक पॉइंट होता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान से लेकर यूएई तक, न्यूयॉर्क तक चले जाएं, जिस बिल्डिंग में ना बिजली लगी है ना पानी लगा है, और वो कह रहे हैं जी लग जाएगा, वो कैसे लग जाएगा? तो वो बस एक जो है वो एक मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ है वहां पर, वो कैसे खड़ा हो गया ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो कहानी है। और वो जब भी पता चली, क्योंकि वो एक रिमोट एरिया में बना हुआ है, तो गवर्नमेंट की जब भी वहां से कोई गुजरगाह हो गई तो वो अगले दिन सफाई से मिट जाएगा। तो ये वहां की कहानी थी सर। अब अगले दिन मुझे वो, उन दिनों में जब मैं बाकू से होके आया हूँ, तो मुझे कुछ गिले भरे मैसेजेस भी आए उनके। मेरे वो शागिर्द भी हैं, उनसे ताल्लुक भी है, उनके साथ खाना भी खाया कई बार, ये मैं कहूँ कि नहीं खाया तो गलत बात होगी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार मैंने तो आपका नाम किसी वीडियो में नहीं लिया,
तो आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आपके बारे में बात करूं? मैं तो लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूं, और जेनुअनली आप जैसे 25-30 लोग हमने वहां टारगेट किए हैं बाकू में, क्योंकि हम यहाँ फराज साहब के मैंने जिम्मे लगाया था कि आप ना लोगों से मिलें एज इन्वेस्टर बन के और देखें वो आपको क्या पिच देते हैं। तो फ्रोडिया जो होता है ना, उसकी पिच बड़ी प्रॉफिटेबल होती है। वो कभी आपको ये नहीं कहेगा आप 25% कमाएंगे, वो सीधा 500% पे कमाई दिलाता है। तो खैर वो हमने हमने और भी मार्क किए हुए थे। तो मैंने आज लतीफा एक बिलाल भाई को सुनाया कि वो इंडियन एक शायर है, पोइट सा, कॉमेडियन, जरा डार्क सी कॉम्प्लेक्शन है उसकी, बड़े मजे से वो बात सुनाता है। वो कहता है मैंने रात को एक मुशायरा पढ़ा कि प्रधानमंत्री चोर है, तो सुबह पुलिस जो है वो मेरे दरवाजे पर आ गई। तो उन्होंने कहा कि आपने प्राइम मिनिस्टर को चोर कहा है, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। तो वो कहता है मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि प्राइम मिनिस्टर चोर है। उस पर एक थप्पड़ लगाया उसे पुलिस वाले ने। उसने कहा तुम भारतीय पुलिस को बेवकूफ समझते हो, हमें नहीं पता किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो मैंने कहा भाईजान मैंने तो आपका नाम भी नहीं लिया। तो मुझे उन्होंने कहा मेरी वो बड़ी इज्जत करते हैं, मैं ऐसी झूठ बोलूं, गलत बात करूंगी मेरी इज्जत। उन्होंने कहा जी आप मुझे 2 थप्पड़ भी मार लेते तो मुझे दुख ना होता, लेकिन आपने कुछ वीडियोस बनाई हैं जो कि डायरेक्ट मेरे जमे जमाए कारोबार को जो है वो उन्होंने हिला के रख दिया है। तो मैंने कहा भाई वो तो फ्रॉड भी मैंने अवेयरनेस की है, मैंने आपको टारगेट नहीं किया। अच्छा उनके 3-4 फ्रॉड हैं जो आपकी मैं चाहूंगा कि बिलाल भाई को भी ज़ाहिर है वो ऑफर हुई होंगी और फराज साहब को भी ऑफर हुई होंगी। एक वो हॉस्टल बना रहे हैं, कहते हैं जी यहाँ पे ना लोग रहेंगे, किराए पे हॉस्टल बनेगा, मैं इसके ना पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसे बेच रहा हूँ। यानी आपका जो प्रॉफिट है वो पर स्क्वायर फीट के अंदर, यानी कोई बंदा किसी बिल्डिंग में ये कहे कि मैं डॉलमन सिटी रीड में एक 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 टाइल खरीद लूं, 1 स्क्वायर फुट फराज का है, 1 स्क्वायर फुट बिलाल साहब का है, 1 स्क्वायर फुट जवाद का है। अच्छा अब मेरा ये क्वेश्चन है कि उसका किराया कौन वसूल करेगा? वो कैलकुलेट कौन करेगा कितने दिन वो खाली? कहता है उस बिल्डिंग में आप रह भी सकते हैं, अगर आप फैमिली के साथ आए तो आप फ्री में रह सकते हैं, क्योंकि एक टाइल आपने भी खरीदी हुई है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि अगर ऐसी कोई हाइपर या बेवकूफ, मैं यही हमेशा कहता हूं कि जब तक ठग जिंदा है ना, लालची जिंदा है, ठग भूखा नहीं मरता। अब जरा लुक एट इट एंड एक्सप्लेन मी कि पहली बात उसका रेंट कैलकुलेट कौन करेगा? वो रेंट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? अगर 4 कमरे हैं और 2 कमरे चढ़े हैं तो किसके स्क्वायर फीट जो है वो चढ़े हैं और किसके नहीं चढ़े? अच्छा दूसरी बात, अगर खुदा ना खास्ता वो बिल्डिंग गिर गई और आपके पास चौथी मंजिल का 1 स्क्वायर फीट हुआ, तो वो आपको 3 मंजिलें बना के वो कहेंगे कि चौथी आप बना। अगर आपकी कोई लिटिगेशन बढ़ गई तो हर चीज आजरी जबान में है, वहां वहां आप अजरबैजान में, अगर अब जेएफ कंसल्टेंट के इतने मसले हैं कि हम आपको अजरबैजान में भी लॉयर प्रोवाइड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आप लॉयर कहां से ढूंढेंगे? और आप कैसे लिटिगेशन करेंगे $5,000 की, $4,000 की, जो कि मतलब अब $10,000 जो है वो तकरीबन 30 1 लाख रुपया बनता है। तो 15-15, अच्छा उसके बाद वो सर्विस क्या दे रहे हैं कि पाकिस्तान भर में जितने फ्लॉप प्रॉपर्टी डीलर हैं उन सब के दफ्तरों में जाके वहां पे उन्होंने वो सस्ती वो लगा के ना कि आज ये हमारा दफ्तर यहाँ भी खुल गया, मुल्तान में भी खुल गया है, आज हमारा जी फैसलाबाद में भी खुल गया है। अच्छा आप वो कहते हैं कि कैश ले लें। अब उनके साथ मैंने तो उनको खुद कहा, मैंने कहा ए भाई, चले मैं ए नाम ले देता हूँ, ए भाई, मैं कहा यार ये तो ऐसे फ्रॉडियों के साथ तुम पार्टनरशिप कर रहे हो, ये पैसे लेके यहीं से भाग जाएंगे, तुम्हें देने ही नहीं इन्होंने। अच्छा वो कह रहे हैं कि ये हमारे सारे पार्टनर हैं, वो भी उस्ताद हैं उनके, जो पाकिस्तान में जो बंदा माशाल्लाह जो फ्रॉड जिसने यहाँ सीखा हो, वो इतना कच्चा तो नहीं ना कि बाहर के मुल्क से आके कोई फ्रॉड कर जाए उसके साथ। वो भी कहते हैं हाँ जी हम आप ही का दफ्तर है। उन्होंने अपने स्टाफ को कहा होगा कि पैसे इकट्ठे करो, तो एक और जी वो अजरबैजान चले गए पैसे उन्होंने जाके आपे निपड़ो। तो वो कहते हैं आप हमें कहीं से भी पैसे दे दें, आप हमें कपड़ा दे दें, यानी कुछ भी दे दें। परात उठाई हुई है उन्होंने। वो जो गांव में ना पहले लोग मांगते थे तो होता था कासा, तो कासे में एक्सपेक्ट करते थे वो पैसे फेंकेंगे। तो जो बिल्कुल गरीब होते हैं ना गांव में, उन्होंने परात रखाई होती है, परात, किसी के घर में चावल बच गए उसने डाल दिए परात में, वो सूखी रोटी वो भी परात में रख दी, कोई किसी के पास टमाटर पड़ा हुआ वो रख दिया। तो वो हमारे ए भाई जो है उन्होंने परात उठाई हुई है, और वो कहते हैं कि कुछ भी डाल दो इसमें, कॉटन के सूट डाल दो, कुछ तो आए ना। फिर हम गए वहां, एक बंदे को उन्होंने, कितने कंटेनर का जी वो चूना लगाया हुआ था टावल का? सर मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 2 2.5 करोड़ रुपए के कंटेनर्स हैं सर, ऑलमोस्ट लाइक अ फुल कंटेनर।
वहां पे एक साहब हमसे बड़े नाराज हो गए कि जी आप वो मेरे तो पीरो मुर्शिद हैं। मैं कहा जी आपके पीरो मुर्शिद जो हैं मैं उनका पीरो मुर्शिद हूँ। तो वो उनको ठंडा भी किया, उनके साथ मैंने चॉकलेटें भी बड़ी खाई, चाय भी 3 बार पी उनके पास बैठ के। मैंने कहा लो फिर अब हम आपको ठीक करते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने 2-2.5 करोड़ रुपए का माल, ये फराज साहब के जानने वाले हैं, जाती दोस्त हैं, ये नाम नहीं बताना चाहेंगे मेरा ख्याल है। तो उनका 2.5 करोड़ रुपए का उन्होंने तौलिया गायब किया हुआ है। वो भी यही था कि आप कुछ भी नहीं आए। तो अब ये किस्मत अच्छी है बिलाल भाई की, वरना हाफिज सोहन अल्फा मुल्तान से ही ले जाते एक फैक्ट्री। तो बस वो फिर उनकी हुई, ये दिल आपका हुआ। तो अच्छा। आपको कोई बिलाल भाई कोई अच्छा कोई ऐसा कोई बिजनेस का उनका कोई वाकया याद आ जाए तो वो भी शेयर कर दें ताकि आवाम को फायदा हो। हमने तो बड़े शेयर कर दिया, हनीमून होटल भी बता दिया नहीं, हमने। अच्छा होटल भी है वैसे ही जिनमें एक एक फोटो, आप ये बिल्डिंग हमने ले ली, बाहर से बिल्डिंग की एक वीडियो बनाते हैं, कहते हैं इस बिल्डिंग में आप एक एक फोटो ले सकते हैं। जी मीर बिलाल भाई। मैं जी गाड़ी के हवाले से उनसे किया था। जब मैंने उनसे जरा सवाल जवाब किए तो उन्होंने जो मैं कहता था उस पे हामी भर लेते, ऐसे भी हो जाएगा ऐसे भी हो जाएगा। रेंटा कार का भी वो एक स्कीम दे रहे हैं अच्छा जिसके अंदर वो आपने शेयर बिलाल बांट रहे हैं। बिलाल भाई उनकी जाती गाड़ी देखिएगा आप, अगर दोबारा किसी का जाना हो ना, उनसे कहिएगा जो गाड़ी उनके इस्तेमाल की है। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये आगे आपसे मैंने बात पूछनी है। वो मैंने एक जगह ना लतीफा सुना किसी बंदे से कि जी बस में 3 टिकटें बिक रही थी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसने बंदे ने कहा जी बस में कौन सी क्लास है? उन्होंने कहा जी बस है ए भाई की गाड़ी की तरह पुरानी, बस हो जाती है बंद कहीं भी। तो जो सेकंड क्लास वाले, फर्स्ट क्लास वाले अंदर बैठेंगे, सेकंड क्लास वाले पैदल चलेंगे, और थर्ड क्लास वाले धक्का मारेंगे। तो आप जो फरमा रहे हैं वो परात उन्होंने आपके सामने रख दी कि इसमें कुछ भी डाल दो, बस डाल के जाओ कुछ। तो वो जरा मुझे वजाहत करें कि कार का क्या एग्रीमेंट आपका फाइनल हुआ दोनों का? नहीं, एग्रीमेंट फाइनल तो कोई नहीं हुआ। वो दस प्रपोज हजार डॉलर प्रपोज्ड एग्रीमेंट तो बताए ना। 10,000 डॉलर पे जो है ना वो प्राइस गाड़ी रेंटा कार पे बाकू में चला रहे थे, जिसका अगर रिटर्न पूछो तो कहते हैं $350 पर मंथ है। और एग्जिट किसी वक्त 3 साल बाद किसी वक्त भी कर सकते हैं। एग्जिट पे क्या मिलेगा वो कुछ नहीं पता। गाड़ी किस हालत में होगी, पैसे मिलेंगे, गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मेरे नाम कैसे होगी, वो कुछ भी नहीं पता उन्हें। नहीं मगर इसका जवाब आप मुझसे मांगे ना, मैं किस चीज का कंसल्टेंट बना फिरता हूं? मुझसे मांगे ना इसका जवाब। एक पुलिस वाला था फराज साहब जैसा, उसने रंगे हाथों ना एक मुजरिम को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया, और उसको उल्टा लटका के फेंडी लगानी शुरू कर दी कि तुमने चोरी की है तो ये मानो। उसने काफी देर मार खाता रहा। उसने कहा कि अच्छा बात सुने, मैं आपकी बात मान लेता हूं, आप ऐसा करें 1 प्लेट बिरयानी की और 1 बोतल मुझे पिलाएं, मुझे भूख लगी है। तो मैं मुझे वो खिलाएं तो मैं कन्फेशन कर लूंगा। उसने मंगा दी। थानेदार ने कहा यार इतनी इज्जत से 400-500 रुपए का खर्चा है तो चलो इसको बोतल पिला दो, 200-200 रुपए की बिरयानी है, खा खो। उसने उसके सामने बोतल पी, बिरयानी खाई, हाथ झाड़े। उसने कहा जी बात सुने, चोरी तो मैंने आपके सामने नहीं की ना? कहता नहीं। कहता ये बोतल और बिरयानी तो आपके सामने आपकी कमाई से कमाई है ना? कहता हाँ। कहता कहना पहले यह मनवा लो फिर वो भी मान जाऊंगा। वो आपको दोबारा मिलेंगे तो आपको झगड़ा पड़ेगा ना। वो तो $10,000 आपने दे दिए, किस्सा तमाम हो गया, कहानी मुक गई। वो गाड़ी थी कब्बा ले गया, अम्मी नहीं खाना खिलाती, वो नवाला आया कहते क्या चिया ले गई। तो गाड़ी आपकी चिड़िया ने ले जानी थी, ना रहेगी गाड़ी ना रहेगा झगड़ा। अच्छा ये लतीफों पे लतीफे आ रहे हैं, आज की लतीफे की बात आ रही तो एक बंदा ना रात को सोया हुआ था, गली में शोर मच गया, चोर आया चोर आया, वो कोई चोर आया हुआ था। तो वो अपना कंबल लेके ना, सर्दियों के दिन थे, कंबल ओढ़ के बाहर गया, तो चोर ने भागते भागते ना उसका कंबल खींचा और खींच के ना बंद करके चढ़ा के भाग गया कि मैं पहचाना ना जाऊं। तो वो अंदर आया, उसकी बीवी कहती है ये कदा रोला पिया सी बिलाल भाई, ये आपके साथ होना था गाड़ी पिया उसका। ਉਹ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਰੌਲਾ ਮੇਰੇ ਕੰਬਲ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਅਸ ਗਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਝਗੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੂ ਚ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਝਗੜਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਇਹ ਭਾਈ ਲੈ ਗਏ। केला का बड़ा है। हम्म।
उनके बस सर वहां पर उनके डसे हुए जो मिले हैं वो भी बता दो फराज। आप तो खास शागिर्द हो उनके, रोज शाम कहवा पीने चले जाते थे। अरे सर आप मरवाएंगे मुझे वहां बाकू में, वैसे अब इतना आसान नहीं है। अब लैंड करते ही पिटाई हो जानी है। नहीं वो उस तरह तो नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत वाली लड़ाई तो करेंगे, वो फोन आपको आएगा। सर देखिए बहुत सारी चीजें हैं, मुझे एक साहब मिले, उन्होंने कहा जी मैंने घर लिया हुआ है वहां पे। तो फिर मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं ई कॉमर्स के लिए वेयर हाउसिंग वगैरह देख रहा हूँ ना। तो वो कहते हैं कि ये मेरे घर पे ही आप वेयर हाउसिंग कर लें, ये किराए पे चढ़ाने के काबिल नहीं है, ये आप मेरे घर पे ही अपने कंटेनर्स डीस्टफ कर लें, बल्कि बंदा भी अंदर रह सकता है। तो मैंने उनको कहा आप रेंट बताएं। तो उन्होंने मुझे रेंट वेंट बताया, तो मैंने कहा वाकई रेंट तो बहुत अच्छा है, सदरक बाजार से भी सस्ता है। तो मतलब सर उतने रेंट पे सर पूरे पाकिस्तान में मुझे अगर कोई बंदा वेयर हाउस निकाल दे, ठीक है सर, सर तो मैं मान जाऊं। ये देखे ना, मेरी सहूलत शर्त है। सहूलत हो जाएगी। उधर ही कपड़े रखे होंगे, उधर ही पहन भी लो, नहा भी लो, वहीं पे बेच भी लो, ई कॉमर्स स्टोर भी चलाओ। सर सर किचन भी वही है, एंड बड़ा अच्छा है, मतलब इट्स मतलब अगर किसी ने वेयर हाउसिंग करनी है किसी ने, और किसी ने अगर किसी को हायर करके ई कॉमर्स स्टोर चलाना है, कहीं से भी बैठ के, कतर से बैठ के चलाना है, वो घर आइडियल है, वो वेयर हाउसेस हैं बड़े अच्छे, मतलब अच्छा, रेजिडेंशियल वेयर हाउसेस मैं हैं वो यहाँ पे वाले। आप सबको एक मशवरा दूंगा, कभी भी जिंदगी में कहीं प्रॉपर्टी खरीदने लगे, और खास तौर पे बाकू में ए भाई हमारे जो है उनसे प्रॉपर्टी लेने लगे, तो आप पहले प्राइवेटली, जो जगह तो आपको ज़्यादा बंदे ने दिखा दी ना कि जी ये खरीदो, उसके बाद प्राइवेटली कोई गाड़ी करके उस इलाके में जरा किराए पे जगह तलाश करें। अच्छा, उनकी जितनी भी बातें होती हैं ना, वो कहते हैं 3 साल बाद 100% पे हमें बेच दें। आप मुझे ये बताएंगे, आपको मैं ढूंढूंगा तो मैं बेचूंगा ना, आप दोबारा मिलेंगे ही नहीं। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले, जैसे वो क्या क्या तो सूखे हुए गुलाब किताबों में मिले। वो बात ये है कि आपको ढूंढूंगा मैं कहाँ। आप और वो सारी बातें वर्ड ऑफ माउथ पे हैं। और वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल है कंपनी, दुनिया भर में हमारे दफातर हैं, अमेरिका में भी हैं, इंग्लैंड में भी हैं, जापान में भी हैं ना। एक बंदा मुझे मिला उनकी टक्कर का, खीर ग्रुप, दुबई में, खीर इंटरनेशनल, वो भी, उसके भी दुनिया भर में, वो मजदूर था कहीं ग्लासगो में। वो कहता है उसके बाद मैं अरबपति बन गया और मैंने इलोन मस्क को टक्कर देनी है, 3 बातें हैं उसके पास। हाँ जी। मजदूर सर से, सही है अच्छा सर। उससे पूछो तुम्हारी कंपनी के भाई नाम क्या है, वो कहता वो तो अभी रखा ही नहीं, हकीका करूंगा कंपनी का फिर नाम रखूंगा। सर हमारे जीआईएस के एक शेयर होल्डर हैं, हमारे शेयर होल्डर, उनका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ पब्लिक प्राइवेसी पॉलिसी। वो शेयर होल्डर उनसे मिल के आए थे, इन इन साहब से दुबई गए थे, मिल के आए। और वो माशाल्लाह हमारे जो शेयर होल्डर हैं, ही इज अ वेरी वेरी नाइस चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमसेल्फ, ही इज एन एसीसीए फ्रॉम यूके, उनके पास सर्टिफिकेशन है। उन्होंने सिर्फ उनसे इतना पूछा कि जी हमें कंपनी की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो आप बताते हैं कि आपने बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपने बनाए हुए हैं, तो दिखाएं कहाँ बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा जी ये सब आपको नहीं मिल सकता, आपने इन्वेस्ट करना है तो करें, नहीं तो जाए। तो वो कहते हैं भाई एक कंपनी जो आप क्लेम कर रहे हैं कि रनिंग कंपनी है, सर एक तो था ना स्टार्टअप कंपनी है कि जी हमने बिल्डिंग बनानी है करनी है, वो कह रहे हैं कि जी रनिंग कंपनी है, मैंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हुए हैं। वो कहते हैं ई- दिखाएं कहाँ बनाए हुए हैं, कुछ ई- स्टेटमेंट कुछ तो होना चाहिए, आजकल इलोन तो टैक्स मस्क को फाइलिंग टक्कर भी है ही देनी नहीं। है उन्होंने, इलोन मस्क को टक्कर देनी है उन्होंने। भाई सर वो दे लेंगे, इलोन मस्क सर की वो जो है दे वो, लेंगे। देखें आप, इलोन मस्क तो बहुत दूर है। आप हमारे पाकिस्तान में छोटा सा, आप ये जो निशाद ग्रुप है पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा है, दुनिया के हिसाब से बहुत छोटा है, $4 बिलियन है नेटवर्थ मेरा ख्याल है मियां मंशा की। आप जब $1 बिलियन तो बहुत बड़ी चीज है। आप बहुत जब बड़ी। 25-30 करोड़ की कंपनी भी बनती है ना, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसकी सारी की सारी बैलेंस शीट क्वार्टरली जो है वो उसके ऊपर होती है वेबसाइट के। फराज साहब ने मुझसे जब पूछा था कि सर आप शुरू में ये इनिशियल डेज में, इनको एज एन इन्वेस्टर तो एजुकेशन इनकी काफी थी स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन इन्होंने मुझसे पूछा कि सर आप पब्लिक को इतना, लिमिटेड कंपनी को इतना बड़ा क्यों रेट करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि न्यूयॉर्क में जब तुम किसी से बात करोगे ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और तुम कहोगे मैं प्रोप्राइटरी कंपनी हूँ या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हूँ, तो कहेगा बड़ी अच्छी बात है, मैं तुम्हें कहाँ पकड़ता फिरूंगा, तुम दोबारा मिलोगे तो पकड़ूंगा। जब तुम कहोगे ना कि मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी हूँ और लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हूँ, तो वो वहीं से टिक टिक करेगा, वेबसाइट खोलेगा और तुम्हारी पिछले क्वार्टर की रिपोर्ट डाउनलोड कर लेगा।
तो आप उसमें बकवास नहीं कर सकते कि मैंने इलन मस्क को टक्कर देनी है, फिर मैं बिस्तर से गिर गया और मेरी आंख खुल गई, फिर मैंने किक मारी जिसदी जाके मैंने अमेजोन के मालिक को जेफ बेजोस के मैंने किक मारी कान के नीचे, फिर मैं पता चला मैं फ्लैश पे गिरा पड़ा था बाथरूम में, मुझे चक्कर आ गया। तो बकवास नहीं की जा सकती पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। मुझे भी लोग कहते हैं ना, ये आप सरमाया क्यों नहीं लगाते प्राइवेट इक्विटी में? मैं क्या, प्राइवेट इक्विटी में जनरेट कर लूंगा अपनी, क्योंकि मैं ऑनेस्ट आदमी हूं, लेकिन पाकिस्तान में लोग ऑनेस्ट नहीं है। प्राइवेट इक्विटी जो है उसको आप कहीं पे भी उसकी डिटेल नहीं ले सकते। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, कोई एक नाम सरकारी आप ले लें, मैं इसलिए बाहर की कंपनी मैकडोनल्ड्स है, तो भाई मैकडोनल्ड की औकात आप 10 मिनट में निकाल सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल्स, हमारी पीएसएक्स की हर कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पीएसएक्स की साइट पे पड़ी हुई हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। तो वहां तो गलत बयानी में फराज हो सकता है, जीआईएस पे अंदर कोई अपनी आगे पीछे चीज बदल सकता है, लेकिन जो पीएसएक्स पे इसने अपनी जो कंपनी की रिपोर्ट चढ़ा दी है वो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है भाई। वो तो मतलब आपने अपने हाथ काट के दे दिए हैं कि आपको अरेस्ट कर लें। तो वो सारी कंपनी कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये लॉस कर, वट एवर इज रिटर्न इट इज मेंशन। तो वो इलॉन मस्क को उनको कहना कि टक्कर बाद में दें, पहले बैलेंस शीट बनवानी और पढ़नी सीख लें किसी से। इलॉन मस्क को मैंने टक्कर देनी है, एक ही खाबो एक लड़की बैठा लेते हैं, वो फैंसी किस्म के, एक बार वो बहुत ही उसने वो ज्यादा ही जरा हॉट किस्म के कपड़े पहने, थोड़ी नीचे गालियां भी पड़ रही थी कि मोहतरमा ये करना भूल गई। वो एक साथ लड़की बैठा लेते हैं उसको, वो दिहाड़ी पे मेरे ख्याल वहां पे 500 दिरहम पे मिल जाती होगी बैठने के लिए, ये प्रोग्राम करने के लिए। वो फराज साहब बेहतर बताएंगे कि कंपेयर कोई, पता चले फराज साहब का भी कल को मूड बनाओ, ये भी कोई इस तरह की वो इंटरव्यू लेने वाली बैठाई हो इन्होंने साथ। तो फराज भाई वो क्या 500 दिरहम चार्ज करते हैं, कितने करते हैं इंटरव्यू के? सर इट ऑल डिपेंड्स। आप किसी भी आर्टिस्ट को वहां हायर कर सकते हैं, एवरीबडी इज अवेलेबल फॉर हायर, मीडिया पर्सनालिटी सारी अवेलेबल फॉर हायर। नहीं, उन्होंने तो इसमें ऐसे चीर ग्रुप ने तो बड़ा सीन लगाया, बड़े बड़े उन्होंने पाकिस्तानी एक्टरों को बुला के वहां उनके साथ, क्योंकि फ्रॉडी है ना। देखो, चोरी का माल तो डांगा देगा, आपके पैसों से ही उन्होंने बंदे इनवाइट करने हैं ना, उनको वहां इनवाइट करके इकट्ठे खाए पिए। मैं शान साहब के साथ बड़ी अच्छी गपशप है, मैं कहा जी आप भी मुझे नजर आए थे खीर खाते हुए, तो क्या कहता, सर मैं क्या बताऊं, बस रहने ही नहीं। He was embarrassed about that meeting. He was not comfortable discussing the details. मुझे तो पता नहीं सारी बात अंदर की। तो बात यह है कि सर अगर आप धोखा खाना चाहते हैं तो देखिए, धोखा तो आपको हर गली के कॉर्नर पे बंदा मिल जाएगा जो आपको धोखा देने के लिए बैठा हुआ है। तो आप सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करें, फिर अपना कुछ दिमाग की भी, अक्ल की, दिमाग की बत्ती जलाएं, और ये ए भाई जैसे, चीर ग्रुप जैसे इन लोगों से बच के रहे। आज मैंने फराज साहब को भेजा, एक एक्ट्रेस है, उसने जनाब क्या डिटेल में वो स्टॉक मार्केट बता रही है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं उससे जाके ट्यूशन ले लूं। एक बात सीधी नहीं हो मुझे। वो पिछला मेरा भी सेशन था तो उसमें बंदा कह रहा था, सर वो आप बड़ी मजे की बात करते हैं, हमारा तो वही हाल है, अन्ना हमारे अनिनू तो पोका लगे धम्बी नू। मैं कह जी वो एक्ट्रेस की वही है डिटेल, कि वो धम्बी कोई मारने लगी हुई है जो स्टॉक मार्केट बता रही है। दो दो किताबें हैं जिनका अक्सर जिक्र सारे पाकिस्तान में मशहूर है, वो उसने निकाल के, ये आपको मैं बाद में बताऊंगा इसकी कहानी भी, एक बुक की भी, वो ऑनलाइन नहीं मैं बता सकता, वो बड़े मजे की बात है। तो नहीं सर, आप लोग खुश रहें। मैं फिर चाहूंगा बिलाल भाई को कि कोई ट्रैप और याद आ जाए तो हमें बता दें, ताकि लोग एजुकेट हों। हम किसी पे सर खुदा ना खास्ता, हम प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं है, हम तो सिर्फ कह रहे हैं प्रधानमंत्री चोर है। अब गिला ना करने लग पड़े, अब कल आपकी कॉल आ जाएगी, आपने फिर कहा कि पीएम चोर है, तो मुझे नहीं पता कि बाकू का डाकू कौन है। हाँ जी। जी बिलाल भाई। नहीं जी, बस इतना ही इंटरेक्शन था। बस अल्लाह का शुक्र है ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ। ऐसे लोगों से कम ही इंटरेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। सर वो भी मेरे एक दोस्त है, चिन्योटिया शेख, बड़े तेज हैं, कहते हैं दामाद जब भी ससुराल में ज्यादा दिन रहेगा ना तो कुछ ना कुछ देकर ही आएगा। तो बात यह है कि शुक्र करेंगे आप ज्यादा देर नहीं रहे वहां। तो बहरहाल जी, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे। ये ऑन लाइटर साइड था, हमने किसी को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी पे कीचड़ नहीं उछाल रहे, हम सिर्फ जो हमारी नॉलेज में फ्रॉड के पैंतरे हैं वो आप लोगों से पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमने शेयर किए हैं। हमने किसी का नाम नहीं लिया, ना हमने खीर साहब का नाम लिया है, ना हमने ए भाई का नाम लिया है, और हनीमून होटल का नाम हमने जरूर लिया है। वो फराज साहब को बड़ी जबरदस्त सेल पे चाहिए थी हनीमून होटल खरीदने की,
और उन्होंने बड़े लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ था। और आपको उस टाउन में पता है 25 लोग रहते थे, उसकी आबादी बहुत ज्यादा थी टाउन की। 25 पीपल, 25। 25। वो बाद में वो जो था ना, वो जो पॉलिटिशियन था, उससे मैंने पूछा ना, तो उसने कहा जी 25 लोग रहते हैं। मैं क्या, अल्लाह खैर। अल्लाह खैर। ले सर, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।